अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन फ्रीलांसिंग विद सुबिया मनीर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। आज की एक वीडियो में हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर एडोब इलस्ट्रेटर कवर करने जा रहे हैं। आज की एक वीडियो के अंदर ही हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के बेसिक टू एडवांस टूल्स सीखने जा रहे हैं। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर बेहतर है या एडोब फोटोशॉप, तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी दोनों एडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं एंड एडोब फोटोशॉप जो है वो फ़ोटोज़ की एडिटिंग के लिए काम आता है, जबकि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर क्रिएटिंग के लिए, लोगो डिज़ाइनिंग के लिए एंड इलस्ट्रेशन क्रिएटिंग के लिए यूज़ होता है। तो दोनों के डिफरेंट वेज़ ऑफ यूजिंग हैं, डिफरेंट इनके फ़ायदे हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि एडोब इलस्ट्रेटर ज़्यादा बेस्ट है या एडोब फोटोशॉप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग फाइल पे जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल पे जाएंगे एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे, तब भी हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। थर्ड मेथड, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड एन प्रेस करेंगे तब भी आपका न्यू डॉक्यूमेंट का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग साइजेस देख लेते हैं। सबसे पहले रिसेंट में जो आपने यूज़ किए होंगे वो वाले साइजेस पड़े होंगे। सेव्ड में अगर आपने कुछ साइजेस सेव किए हुए हैं तो वो होंगे। मोबाइल के अंदर जो प्रीसेट्स होंगे वो मोबाइल की एप्लीकेशंस का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, ये वो वाले होंगे। ये आईफोन के हैं एंड ये आईपैड के हैं एंड नेक्स्ट ये सैमसंग के हैं। एंड इसी तरह से आपने जिस मोबाइल के लिहाज से एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है उस लिहाज से आप यहाँ से प्रीसेट को ओपन करेंगे एंड डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। वेब में यहाँ पे वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं। एंड प्रिंट में जो पेजेस हमारे पास होते हैं, जैसे लेटर साइज़ होता है, A4 होता है, प्रिंट लार्ज होता है, तो मशीन के अंदर जिस साइज़ का पेज हम लोग डालेंगे यहाँ पे उसी पेज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसी लिहाज से फिर हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिल्म एंड वीडियो के प्रीसेट्स हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी फ़ाइल का नेम देंगे। तो हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का क्रैश कोर्स है, तो फ़ाइल का नाम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह से आपकी जो फ़ाइल है वो दूसरी फ़ाइल के साथ मिक्स नहीं होगी। यहाँ से आप विड्थ दे सकते हैं एंड यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की हाइट दे सकते हैं। यहाँ पे आप हमेशा पिक्सेल्स का पॉइंट ही सिलेक्ट करेंगे, या अगर आपने ये आपकी डिज़ाइनिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है तो सेंटीमीटर करेंगे, अगर आप कोई और चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप पिक्सेल्स में करेंगे। तो मैं जब भी डिज़ाइनिंग करती हूँ तो पिक्सेल्स वाला यूनिट ही सिलेक्ट करती हूँ। ओरिएंटेशन आप देख लें कौन सी आपने लेनी है, तो हम लोग यहाँ पे विड्थ एंड हाइट सेम रख के एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। कलर मोड यहाँ पे दो हैं, एक RGB है और दूसरा CMYK है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि RGB एंड CMYK के कलर मोड्स में डिफरेंस क्या है। RGB कलर मोड हमेशा स्क्रीन रेजोल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। हर वो चीज़ जो स्क्रीन पे इस्तेमाल करने के लिए क्रिएट की जाएगी उसके लिए RGB कलर मोड यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट रेडी कर रहे हैं, फेसबुक के लिए कोई पोस्ट रेडी कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ रेडी कर रहे हैं जिसका प्रिंटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम RGB कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कोई टी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या हम लोग कोई बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं जो प्रिंट होगा, तो हम CMYK कलर मोड रखेंगे। रास्टर इफेक्ट हमेशा 72 ppi पे होगा एंड प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट पे रहेगा। मोड सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कितने आर्ट बोर्ड यूज़ करना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम फ़िलहाल एक आर्ट बोर्ड ही यूज़ करने वाले हैं। तो विड्थ एंड हाइट वो जो हम लोग पीछे ले चुके हैं, यूनिट्स जो हम लोग पिक्सेल्स में ले चुके हैं एंड ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट आप ये कलर मोड भी हम लोग सेट कर चुके हैं।
टेम्पलेट इसमें एक डिफरेंट चीज़ है। टेम्पलेट में जाएंगे, ब्लैंक टेम्पलेट्स में जाएंगे, आपने जो चीज़ बैनर ऐड बनाना है, बैनर एंड प्रेजेंटेशन, जो चीज़ आप क्रिएट करने जा रहे हैं, ब्रोशर क्रिएट करने जा रहे हैं, बिजनेस कार्ड, आप उस पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सेम साइज़ में जो इसका होता है, आपको यहाँ से हाइट एंड विड्थ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने वो सेम साइज़ में चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग अपना ब्रोशर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमने जो 1080 बाई 1080 का एक आर्ट बोर्ड लिया था वो क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास, ये देखें यहाँ पे प्रीव्यू में शो करवा रहा है जो हमने फ़ाइल का नेम रखा था, एंड फाइल का नेम रखने के बाद हमने RGB कलर मोड रखा था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहा है। सबसे पहले आपने जैसे ही ये एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करना है, विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपका कंट्रोल पे टिक होना चाहिए। जैसे ही आप कंट्रोल पे टिक करेंगे तो आपका ये वाला जो बार है, ये प्रॉपर्टी बार आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे एंड आपका एडवांस्ड पे क्लिक होना चाहिए। अगर आपका एडवांस पे क्लिक होगा तो आपके बहुत से एडवांस टूल्स भी यहाँ पे शो होंगे। हम लोग इसको बेसिक पे सेट करके देखते हैं क्या बनता है। आपके बहुत सारे जो टूल बार हैं वो गायब हो चुके हैं। दोबारा विंडोज़ में जाएंगे एंड यहाँ पे टूल बार्स पे जाके एडवांस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सारे के सारे टूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन टूल। अगर आप अपने कीबोर्ड से V का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड इस तरह नेक्स्ट हम लोग एक एक टूल को साथ साथ प्रैक्टिकली करते भी जाएंगे एंड साथ साथ देखते भी जाएंगे कौन सा टूल है और इसके लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ होता है। राइट साइड पे हमारे टूल्स बार हैं एंड लेफ़्ट साइड पे हमारे पैनल्स हैं। अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन मौजूद है एंड आपको ये पैनल्स इरिटेट ना करें तो यहाँ से आप अपने पैनल्स को ओपन कर सकते हैं एंड अपने पैनल्स को यहाँ पे रख के ईज़िली वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन छोटी है और आपको ये पैनल्स इरिटेट कर रहे हैं तो आप इन पैनल्स को ऑफ ही रखें, यही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। जब आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर चुके हैं तो सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे एंड सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके सामने ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है किस जगह पे आप इसको सेव करना चाहेंगे। तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं एंड नेम वही सेम रहेगा। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ओके कर दें यहाँ से। ये हमारे पास डेस्कटॉप पे हमारा जो अभी हमने एडोब इलस्ट्रेटर क्रैश कोर्स की फ़ाइल क्रिएट की है डेस्कटॉप पे आ चुकी है। काम करते वक्त आप लोग अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से आप जो भी न्यू टास्क परफॉर्म करेंगे वो आपकी फ़ाइल में सेव होता रहेगा। आप लोगों ने व्यू में जाना है एंड व्यू में जाने के बाद आपकी स्मार्ट गाइड्स यहाँ से ऑन होनी चाहिए। मेरी ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पे ये जो टिक है ये ग्रीन ब्लू हुआ पड़ा है। व्यू में जाएंगे एंड स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक कर देंगे तो आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो जाएंगी। ये नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि ये किस लिए होती हैं। हमारे पास यहाँ पे शेप्स हैं, अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर से मज़ीद शेप्स भी ओपन हो जाएंगी। राउंड रेक्टेंगुलर है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है एंड स्टार टूल है। फ्लेयर टूल का यूज़ बहुत कम होता है तो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रा करेंगे एंड राइट क्लिक करें, नेक्स्ट शेप को सिलेक्ट करें, राउंडेड रेक्टेंगल। और ये स्मार्ट गाइड है, ये पिंक कलर की लाइन आपको ऊपर नज़र आ रही है, ये स्मार्ट गाइड है। ये बता रही है कि आपने जो पहले शेप ड्रा किया ये यहाँ पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट हम लोग ये देखिए, अब नीचे वाली साइड के ऊपर भी पिंक कलर की लाइन जो हमें शो करवा रही है कि आपकी जो पिछली शेप है यहाँ पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिप्स टूल। एज इट इज़ हम लोग एलिप्स टूल को भी ड्रा करेंगे। सबसे पहले आपको रैंडम शेप्स ड्रा करना सिखाते हैं। ये पॉलीगॉन टूल है एंड ये हमारे पास है स्टार टूल। ये हमारे पास सारी की सारी शेप्स रैंडमली आ चुकी हैं।
सारी शेप्स को सिलेक्ट करके हम लोग इनकी, ये हमने सारी की सारी शेप्स रैंडमली ड्रा की हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि अगर आप कोई शेप ड्रा करना चाह रहे हैं एंड इसकी हाइट एंड विड्थ सेम नहीं रखना चाहते तो आप इसको फ्रीली इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई शेप ड्रा करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी हाइट एंड विड्थ सेम रहे तो आप अपने कीबोर्ड से साथ शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें तो ये देखिए सेम प्रोपोर्शन में आपकी जो शेप है ये बड़ी भी हो रही है एंड छोटी भी हो रही है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो इसकी हाइट एंड विड्थ सेम नहीं रहेगी। हाइट एंड विड्थ सेम रखने के लिए अपने कीबोर्ड से साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें एंड शेप को ड्रा करें। सेम हाइट एंड विड्थ में आपकी शेप ड्रा हो जाएगी। एज इट इज़ बाकी शेप्स को भी आप लोग सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा। अगर आप अपनी स्क्रीन का कोई ख़ास कैनवस का कोई ख़ास पार्ट छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड पे आल्ट प्रेस करेंगे एंड साथ में आपके माउस के सेंटर में जो व्हील लगा हुआ है इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो आपका जूम इन हो जाएगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर आपको 64,000% जूम इन का ऑप्शन देता है। अगर आप मतलब आप बहुत डिटेल में जाकर वर्क कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा जूम कर लिया है और आपका कैनवस घूम गया है, आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंड ज़ीरो प्रेस करना है और आप वापस अपने कैनवस पे आ जाएंगे। ये नहायत सिंपल मेथड है एंड इजी भी है। ये हमारे पास सारी शेप्स हैं, इनके ऊपर नेम्स लिखते जाते हैं। जो जो चीज़ हम लोग करते जाएंगे उसके ऊपर टेक्स्ट से नेम लिखते जाएंगे। 3 वर्ड जो इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वो हैं क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज़। क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज़। क्लिक का मतलब है आपने अपने माउस के बटन को क्लिक किया एंड ड्रैग का मतलब है छोड़ा नहीं है, आपने अपने माउस का बटन भी क्लिक किया और एंड साथ में ड्रैग भी कर रहे हैं। रिलीज़ का मतलब है यहाँ पे आपने अपने बटन को, माउस के बटन को छोड़ दिया है। क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज़। अगर आप अपने किसी भी शेप की हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस साइड से पकड़ के आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। विड्थ ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो इस साइड से पकड़ के कर सकते हैं। अगर आप अपनी शेप को रोटेट करना चाहते हैं, जिस एंगल से यहाँ से पकड़ेंगे, ये साथ में 2 एरोज़ बन गए हैं, इसका मतलब अगर आप अपनी शेप को घुमाएंगे तो ये रोटेट होगी। आपने जिस एंगल पे ले जाके इसको छोड़ना है आप वहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वाले कुछ एंकर्स हैं, इससे आप शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और सिर्फ किसी एक कॉर्नर पर रखकर, मैंने अब सिलेक्शन टूल यूज़ नहीं किया, मैंने किया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आप किसी भी टूल की शॉर्टकट की जाना चाहते हैं कि कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएं तो आपने सिंपल उस टूल के ऊपर माउस ले जाके छोड़ दें, वो आपको खुद ही बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की कौन सी है। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है एंड जस्ट एक कॉर्नर को सिलेक्ट किया है। अब मेरा सिर्फ एक कॉर्नर ही सिलेक्ट हुआ है, ये इस साइड से मैंने कर दिया इसको कर्व एंड अब मैंने ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट किया है एंड ये हो गया इस साइड से कर्व और ये एक लीफ की शेप बन गई है। अगर मैं सिर्फ सिलेक्शन टूल लेती और इस तरह करती और ये इसके चारों के चारों कॉर्नर जो हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, एक एक कॉर्नर को पकड़ेंगे तो आपका एक एक कॉर्नर ही मॉडिफाई होगा। इनको डिलीट करना है तो सिंपल इन सबको सिलेक्ट करें एंड अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें। आपकी शेप्स कोई भी एलिमेंट हो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप कोई शेप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल लिया है, एलिप्स टूल लिया है, अगर मैं शिफ्ट दबा के बना रही हूँ तो ये सेम प्रोपोर्शन में छोटा एंड बड़ा होगा। अब मैंने यहाँ पे बना लिया एलिप्स एंड अब मैंने सिलेक्शन टूल लिया है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको किया क्लिक और ये साइडों के ऊपर ब्लू कलर की बाउंड्री ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि ये चीज़ सिलेक्टेड है। ये सारी शेप्स सिलेक्टेड नहीं है तो इनके साइडों पे ब्लू कलर की बाउंड्रीज नहीं है। फॉर एग्जांपल अब मैंने स्टार को सिलेक्ट किया तो स्टार के गिर्द
ब्लू कलर की बाउंड्रीज बन गई हैं, इसके गिर्द बन गई है। ये देखिए जो शेप हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं उसके गिर्द ब्लू कलर की बाउंड्री बन रही है। ये इस बात की अलामत है कि आपकी शेप है सिलेक्टेड। आपकी शेप सिलेक्ट होगी तभी उसके ऊपर वर्क होगा, अगर आपकी शेप सिलेक्टेड नहीं होगी तो उसके ऊपर वर्क नहीं होगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से पकड़े सेंटर से एंड अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें और साथ में शिफ्ट दबा दें, तो आपकी उस शेप की एक कॉपी निकल आई है। अगर आपने सिंपल अपने की माउस से अपनी शेप को सिलेक्ट किया, सेंटर से पकड़ा, अपने कीबोर्ड से आल्ट दबाया एंड शिफ्ट प्रेस किया, तो आपकी उस शेप की कॉपी निकल आई है। अगर आप किसी भी चीज़ की कॉपी लेना चाहते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, तो आप उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, माउस से पकड़ेंगे, ड्रैग करेंगे एंड साथ में आल्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो उस चीज़ की एक कॉपी निकल आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉपी बिल्कुल उस पिछली चीज़ के सेध में जाए, बिल्कुल उसके बराबर हो, एंगल का फ़र्क ना पड़े, तो आप साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। इससे आपको स्मार्ट गाइड्स के थ्रू गाइड किया जाएगा कि आपकी शेप यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए या यहाँ आनी चाहिए। ये पिछली शेप के बिल्कुल ज़ाविये पे है। इंटरसेक्ट आपको साथ लिखा नज़र आ रहा होगा, मतलब वो कह रहा है यहाँ पे आप अपनी शेप को रिलीज़ कर दें क्योंकि ये पिछली शेप के बिल्कुल बराबर पड़ी है। एक बहुत ही मज़े का टूल है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, डी फॉर डॉग, डी फॉर डुप्लीकेट, डी फॉर डॉल, आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो आपके लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा। ये देखें, क्योंकि मैंने ये वाली शेप जो बनाई थी ये थोड़ी सी ऊपर रखी थी, तो उसने क्या किया, साथ कंट्रोल डी मैंने जितनी बार प्रेस किया उसने शेप को थोड़ा सा ऊपर कर दिया और साथ कॉपी भी निकाल दी। कंट्रोल जी करूँगी तो हमारा लास्ट एक्शन अंडो होता जाएगा। ये देखिए कंट्रोल जी से, जेड फॉर जू, कंट्रोल जी से हमारे सारे एक्शंस जो अंडो हो गए। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होगा, कंट्रोल जेड से आपका लास्ट एक्शन अंडो हो जाएगा। अब मैंने दोबारा कंट्रोल डी दबाया तो ये बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर सारी की सारी शेप्स जा रही हैं। सबको मैंने सेलेक्ट किया एंड आल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस नहीं किया क्योंकि मैंने इन शेप्स को बिल्कुल उसके सेध में नहीं रखना, मैंने इसको डिफरेंट ज़ाविये से सेट करना है। अब सारी की सारी शेप्स को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एंड आल्ट एंड शिफ्ट दबा के बिल्कुल उसके सामने उसकी एक कॉपी रख दी। अब कंट्रोल डी प्रेस किया तो उसकी कॉपीज़ मज़ीद बनती गई आगे। अब इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको ड्रैग करके हम छोटा कर लेंगे। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखें, ये आपकी शेप्स सारी ख़राब हो जाएंगे, छोटी बड़ी होते हुए अपनी जो रियल इनकी शेप्स हैं वो भी ख़राब कर लेंगे। तो आपने करना क्या है, शिफ्ट दबा के छोटा करना है एंड शिफ्ट दबा के बड़ा करना है। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी शेप्स हैं, जो भी चीज़ आपने बनाई है, वो उसकी जो शक्ल है वो ख़राब नहीं होगी। ये लें जी। अब इन सबको कलर करना है तो इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कलर्स के 2 खाने हैं। ये वाला कलर फिल के लिए है ये, एंड ये जो ब्लैक कलर है ये वाला है स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक कहते हैं जो आउट वाली साइड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक शेप है एंड इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक किया एंड यहाँ पे इसको कलर कर दिया रेड, ओके कर दिया। अब ये देखें, जो हमारा फिल का कलर है वो है रेड एंड जो हमारा स्ट्रोक का कलर है वो है ब्लैक। एंड ये देखें, एज इट इज़ मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक किया एंड यहाँ पे इस साइड से, इस लाइन से आप कलर को आगे पीछे कर सकते हैं। जो कलर आपने करना है उस लाइन पे
ले जाके अपने माउस को रिलीज़ करें एंड आप वहाँ से कलर को सिलेक्ट करें। आपने उसका डार्क मोड रखना है या लाइट मोड रखना है एंड ओके कर दें, आपका हो गया कलर। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप का जस्ट फिल में कलर हो, इसका स्ट्रोक ना हो, तो आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से नन कर देंगे तो स्ट्रोक नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस शेप में जस्ट स्ट्रोक हो, मतलब आउट वाली साइड जो है ये वाला कलर हो लेकिन इसके फिल में कलर ना हो, तो फिल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से नन कर देंगे। इसके अलावा आप कलर स्वेचेस भी कर सकते हैं, मतलब जो आपका फिल का कलर है वो आप स्ट्रोक में कर सकते हैं और जो आपके स्ट्रोक का कलर है वो आप अपने फिल में कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपल इस शेप को करें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्वेचेस पे हैं, स्वैप करेंगे तो आपका कलर हो गया स्वैप। ये देखें, अब जो बॉर्डर है, जो स्ट्रोक है वो रेड कलर का हो चुका है एंड जो फिल है वो ब्लैक कलर में है। अगर दोबारा स्वैप करेंगे तो ये देखें, सिलेक्ट करके स्वैप करना है वरना जो आप टास्क परफॉर्म करेंगे वो डन नहीं होगा। स्वैप किया, ये देखें ये इनर रेड हो गया एंड आउटर ब्लैक हो गया। अब आप चाहते हैं कि इन सारी शेप्स को कलर हो जाए, इन सारी शेप्स को करें सिलेक्ट, यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक करें एंड जो कलर आप करना चाहते हैं उसके ऊपर सिलेक्ट करें एंड डन। अगर आप इन सब के जो फिल हैं वो ब्लू हैं लेकिन जो स्ट्रोक हैं वो ब्लैक। मेरे पास जितनी भी डॉट्स हैं इन सब डॉट्स का कलर सेम है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ डॉट्स का कलर डिफरेंट हो जाए। मैं इस डॉट को सिलेक्ट करती हूँ और अगर मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगी तो ये बाकी सारी डॉट्स भी साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन हम करना क्या चाह रहे हैं, ये वाली सीधी लाइन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और इसमें कलर करना चाह रहे हैं। इसके लिए करना क्या, आपने सबसे पहले इस डॉट को सिलेक्ट करें एंड देन शिफ्ट प्रेस कर दें। अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे साथ में अगली डॉट्स पे क्लिक करते जाएं जो जो आपने सेलेक्ट करनी है और जिनका कलर आपने करना है चेंज। ये मैंने पूरी लाइन कर ली सिलेक्ट और शिफ्ट का बटन अभी भी प्रेस है। अब मैंने क्योंकि इतनी डॉट्स ही सिलेक्ट करनी थी तो मैंने शिफ्ट का बटन छोड़ दिया। अब मैंने फिल वाले कलर पे जाके डबल क्लिक किया एंड यहाँ से जो कलर मैंने करना है वो वाला कलर मैं सिलेक्ट कर लूँगी एंड ओके कर दूँगी। अब मैं चाहती हूँ ये वाली सीधी लाइन में भी कलर हो एंड ये वाला सेम कलर हो। अब इनको करना है सिलेक्ट वन बाय वन, शिफ्ट प्रेस करें एंड क्लिक करते जाएं जिन जिनको सिलेक्ट करना है। अगर मैं दोबारा डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पे जाके कलर सिलेक्ट करूँगी तो हो सकता है कि मेरा कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। अब सेम यही कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, ठीक हो गया। ड्रॉपर टूल लेने के बाद इस कलर पे आके क्लिक करेंगे एंड आपकी सारी लाइन में वही कलर हो गया। दोबारा आपको समझा दूं, आपने ड्रॉपर टूल लेना है, इनको सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉपर टूल लेंगे एंड यहाँ पे आके एक मरतबा क्लिक कर देंगे, आपकी पूरी लाइन में ये वाला कलर हो गया। इसका दूसरा मेथड क्या है, इस पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें और यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लें। कंट्रोल सी से कॉपी किया, ओके कर दिया एंड यहाँ पे इस लाइन को किया मैंने सिलेक्ट, शिफ्ट दबा के पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे आके मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। पहले इसको सिलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल वी से वो वाला कोड को पेस्ट किया, ओके कर दिया। ये देखिए वही सेम कलर हो गया। दोबारा इस लाइन पे भी हम कोड के ज़रिए ही कलर करेंगे। डबल क्लिक, यहाँ पे आए, बैक स्पेस, कंट्रोल वी, ओके एंड आपका सेम वही कलर हो गया। हमने दो तरीके सीखे हैं कलर करने के, एक तो ड्रॉपर टूल लेके एंड दूसरा जो है वो कलर कोड कॉपी करके, और इन दोनों मेथड से सेम वही कलर होगा जो हम लोग करना चाह रहे हैं अपनी शेप के अंदर। ये हमारी पोल्का डॉट्स तैयार हो चुकी हैं। इन सारी डॉट्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम एक एक डॉट को उठाएंगे तो ये सारी की सारी डॉट्स
जो है अपनी प्लेस छोड़ जाएंगी। हमने कंट्रोल Z किया, दोबारा डॉट्स अपनी जगह पे आ गई। सब डॉट्स को सिलेक्ट किया एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल G दबा दें। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल G दबाया तो क्या हुआ, सारी डॉट्स ग्रुप हो गई। ये सारा एक ग्रुप बन गया। पहले सारी डॉट्स अलग-अलग थी, अगर मैं कंट्रोल Z करूँगी तो क्या होगा कि जो ग्रुप है वो अनग्रुप हो जाएगा। एंड ये देखें, ये सारी डॉट्स अलग-अलग हैं। अगर मैं इन सारी डॉट्स को सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करूँगी तो क्या हो गया कि सारी डॉट्स हमारी एक ग्रुप बन गया है। अगर हम किसी एक डॉट को भी पकड़ के हिलाएंगे तो हमारा सारे का सारा ग्रुप ही हिलेगा। अगर आप इसको दोबारा अनग्रुप करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड अनग्रुप करें, आपकी डॉट्स दोबारा से अनग्रुप हो जाएंगी। इस तरह से आपने कोई भी एलिमेंट बनाया है, कोई पैटर्न तैयार किया है, उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल G दबाएं और आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम शिफ्ट दबा के इसको करेंगे छोटा और पोल्का डॉट्स को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसके ऊपर नेम दे लेते हैं। जो भी चीज़ बनाते जाएंगे साथ साथ हम लोग उसके ऊपर नेम देते जाएंगे। ये हमारी पोल्का डॉट्स हो गई हैं तैयार। अब हम लोगों ने करना क्या है, एक न्यू आर्ट बोर्ड लेना है। न्यू आर्ट बोर्ड किस तरह से लेंगे, अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड O प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये आर्ट बोर्ड वाला टूल आ जाएगा। अगर आप टूल बार में जाएंगे तो आपको ये देखें, आपको यहाँ पे आर्ट बोर्ड का टूल नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक मतलब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके क्लिक करें, ड्रैग करें एंड यहाँ पे रिलीज़ कर दें। जितना आर्ट बोर्ड आपको चाहिए, जितनी हाइट एंड विड्थ चाहिए, यहाँ पे रख के दबाएं एंड आपका आर्ट बोर्ड, न्यू आर्ट बोर्ड तैयार है। अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को दबाएंगे तो ये हैंड बन जाएगा। आप अपने माउस से क्लिक करें एंड ड्रैग करें, जिस साइड पे मर्ज़ी इसको ले जाएं, लेकिन आपका स्पेस बार जो है वो प्रेस होना चाहिए, अदरवाइज़ ये होगा। अगर स्पेस बार प्रेस करके करेंगे तो ये होगा, हैंड बन जाएगा, अगर नहीं तो ये होगा। फिर जो भी चीज़ बनाते जाएं साथ साथ कंट्रोल S करके उसको सेव करते जाएं, ताकि अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑफ हो जाता है या आपका लैपटॉप या PC ऑफ हो जाता है तो आपने जो भी वर्क किया है वो साथ साथ सेव होता जाए। हर 5 मिनट के बाद कंट्रोल S करते जाएं। इससे आपका हमारे कपड़ों के ऊपर जितने भी पैटर्न्स बने होते हैं, हमारे पहनने वाले कपड़ों पर, हमारी बेड शीट्स पर, हमारे सोफ़ों के कुशन्स पर, इसके अलावा जितने भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उनके ऊपर जितने भी पैटर्न बने होते हैं वो सारे के सारे एडोब इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन होते हैं मोस्टली। एंड उनको डिज़ाइन किया जाता है शेप्स के थ्रू, और वो सारी शेप्स सिर्फ यही हैं। इन्हीं शेप्स का यूज़ करके वो लोग डिफरेंट पैटर्न्स तैयार करते हैं और इसके साथ हेल्प लेते हैं पेन टूल की। पेन टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है आगे वीडियो में आपको ये भी दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग शेप्स पे ग्रिप हासिल करेंगे, पॉलीगॉन टूल लेंगे और एक छोटा सा पैटर्न ड्रा करके देखेंगे कि क्या हम लोग पैटर्न ड्रा कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम लोग सीधा करेंगे रोटेशन की मदद से। ये हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेप्स को सीधा करना एंड शेप्स में डिफरेंट वेरिएशंस लेके आना। हाँ जी, इसको कॉपी करने का एक मेथड तो मैंने आपको सिखाया है कि सेंटर से पकड़ें, आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करें, आपकी शेप की कॉपी निकल आएगी। सेकंड मेथड जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है आपने
सिंपली जिस चीज़ की कॉपी लेनी है उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएं, एडिट के बाद कॉपी एंड अगेन एडिट में जाएं एंड पेस्ट इन फ्रंट। पेस्ट इन फ्रंट करना है, पेस्ट इन बैक करना है, पेस्ट इन प्लेस, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन जो आप चूज़ करना चाहें। मैं पेस्ट इन फ्रंट चूज़ कर रही हूँ, तो ये देखें जो कॉपी मैंने निकाली थी वो फ्रंट पे पेस्ट हो चुकी है। अगेन एक मतलब देख लें, पहले चीज़ को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी एंड देन एडिट, पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट, बैक, प्लेस, जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें एंड इसको प्लेस कर दें। सेकंड थिंग, अगेन इन सारी शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस किया, इसकी डायरेक्ट हमारे पास एक कॉपी आ गई। कंट्रोल डी करने से उन सारी शेप्स की जो डुप्लीकेट्स बनती जा रही हैं हमारे पास, कंट्रोल डी एंड इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा इन सारे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करेंगे और बिल्कुल कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से ये देखें 1 मिनट के अंदर पूरे पेज के ऊपर हमारी जो चीज़ सारी की सारी चीज़ों की पैटर्न जो आ चुके हैं। थोड़ा सा पकड़ के इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लें एंड अब हमने करना क्या है, एक रेक्टेंगल लेना है एंड अगर आप किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ फ्रंट पे पड़ी है उसको बैक पे करना चाह रहे हैं, बैक पे पड़ी है उसको फ्रंट पे करना चाह रहे हैं, करेंगे क्या, सिंपल उस चीज़ को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड यहाँ पे आप लोगों ने जाना है अरेंज पे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी बिल्कुल सामने, वो लेयर सबसे ऊपर आ जाएगी। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। अब सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, इनका थोड़ा सा फ़र्क है, उसको समझ लें। सेंड टू बैक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, जितनी भी लेयर्स हमारे पास पड़ी होंगी उन सब से पीछे चली जाएगी चीज़। अगर हम लोग सेंड टू बैक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, जितनी भी लेयर्स पड़ी होंगी उनके पीछे चली जाएगी। कंट्रोल जी प्रेस किया तो जो हमारा रेक्टेंगल है दोबारा से ऊपर आ चुका है। अब करना क्या है, सेकंड ऑप्शन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम लोग अरेंज पे जाएंगे, अरेंज पे जाने के बाद हमारे पास ये एंड वाले 2 ऑप्शन हैं, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। इन दोनों का डिफरेंस है क्या, बेसिकली सेंड टू बैक करेंगे तो जितनी भी लेयर्स होंगी सबसे पीछे चला जाएगा, अगर सेंड बैकवर्ड करेंगे तो 1 बाय 1 लेयर्स के पीछे जाएगा। क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप बना पड़ा है तो सेंड बैकवर्ड करेंगे तो 1 बाय 1 पीछे जाएगा, अगर सेंड बैक करेंगे तो यकदम सारी लेयर्स के पीछे चला जाएगा। अब ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू फॉरवर्ड का भी यही हिसाब है। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो एक एक लेयर ऊपर आएगा, अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो एक एक लेयर ऊपर आएगा, अगर आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे तो सारी लेयर्स के ऊपर आ जाएगा। कंट्रोल जी किया एंड ये हमारा पैटर्न हो गया तैयार। और ये देखें ये वाकई में पैटर्न लग रहा है। किया क्या है, सिंपल मैंने पॉलीगॉन टूल लिया और इसे सारे ये शेप ड्रा किया, उनको कॉपी किया एंड सीधी लाइन किया। पूरे पेज के ऊपर मैंने कंट्रोल डी से पॉलीगॉन शेप्स क्रिएट कर ली हैं। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रोक दिया है शेप को ब्लैक कलर का और बैक पे,
और शेप के अंदर जो कलर है वो सेम ही रहा है। और इस तरह से ये देखें आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। हमने लिया रेक्टेंगल टूल, एंड रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आल्ट एंड शिफ्ट से हम लोगों ने किया ड्रा एक रेक्टेंगल। शिफ्ट दबा के करेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में बड़ा छोटा होगा, ये मैंने पहले भी बताया है। सेंटर से पकड़ेंगे, आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस किया और इसकी एक कॉपी निकाल दी। इसको पकड़ा एंड अगेन आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस किया और उसकी एक कॉपी निकाल दी। अब इन तीनों के स्ट्रोक कर देंगे नन। स्ट्रोक नन किस तरह से करना है, तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा स्ट्रोक वाला है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे नन और इन तीनों के स्ट्रोक हो गए ख़त्म। अब जस्ट फिल रह गए हैं, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा डिफरेंट भी तो नज़र आए। एंड यहीं से हम लोग इसके डार्क एंड लाइट मोड्स ले लेते हैं ताकि हम लोग जो चीज़ बनाएं तो वो वाज़े नज़र आए कि हम लोगों ने बनाया गया है। इसका भी हम लोग कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ओके, ये एक ही कलर की डिफरेंट फैमिलीज़ यूज़ की हैं हमने। अब करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये रहा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड हम लोग इसके सिर्फ ये वाले दो कॉर्नर ऊपर वाले दो कॉर्नर को सिलेक्ट किया है मैंने। अगर सिलेक्शन टूल होता और इस तरह से सिलेक्ट करते एंड रोटेट करने की कोशिश करते ये तो इसकी शेप बिगड़ जानी थी। कंट्रोल Z दोबारा अपनी असल शेप में आ गया एंड यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। और अगर मैं इस तरह से करूँगी तो ये पूरा बॉक्स और साथ में बाकी दो बॉक्सेस भी हो जाएंगे सिलेक्ट एंड इनकी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। साइड पे रख के मैंने एक बार क्लिक किया, डिसलेक्ट हो गए। डिसलेक्ट करने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पे ये वाले दो कॉर्नर सेलेक्ट किए हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से सुन लें, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है और सिर्फ ऊपर वाले दो कॉर्नर्स को किया है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने पकड़ा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों कॉर्नर सेलेक्ट हैं तो दोनों के ऊपर ही वर्क होगा। यहाँ से पकड़ के एंकर से पकड़ा, एंकर से पकड़ने के बाद इसको हल्का सा मॉडिफाई किया एंड यहाँ पे रख दिया शेप एक्सपेंड। एंड अब क्या किया मैंने, इस वाले बॉक्स को पकड़ा एंड इसके ये वाले दोनों कॉर्नर्स जिनके ऊपर हमने वर्क करना है सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एंकर से पकड़ा, एंकर पॉइंट से पकड़ने के बाद यहाँ पे ये इसने हमें बता दिया, स्मार्ट गाइड्स ने हमें फ़ौरन बता दिया यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर दें। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो स्मार्ट गाइड्स ऑन करने का यही फ़ायदा है कि ये हमें बता देता है शेप्स कहाँ पे रखनी है, शेप्स एक दूसरे के इक्वल ज़ाविये पे हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया एंड अब करना क्या है, आल्ट एंड माउस व्हील अप। ये देखें हमारी अगर कहीं से शेप ऊपर नीचे होगी तो हमें ये बता देगा। ये देखें अब यहाँ से दोनों कॉर्नर्स अच्छे से मिल गए हैं। अब ये वाले कॉर्नर्स भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि इनमें कोई डिफरेंस हो ना। हाँ, बड़ा डिफरेंस है इनमें तो। और ये हमारे पास क्रिएट हो गया एक 3D बॉक्स। और 3D बॉक्स क्रिएट किस चीज़ से किया है, जस्ट शेप्स से। ये मैं आपको शेप्स की पावर बता रही हूँ कि आप लोग शेप से क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग शहद का छत्ता क्रिएट कर सकते हैं, कपड़ों के ऊपर जो हमारे पैटर्न बने होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं,
इसके अलावा ये देखिए मैंने शेप्स की मदद से और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक 3D बॉक्स क्रिएट कर दिया है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, साथ लिखते जाते हैं जो भी हम लोग बनाते जाएंगे। शिफ्ट जो भी चीज़ आपने एडोब इलस्ट्रेटर में, ये इसका शिफ्ट दबा के बड़ा किया एंड देन ये हमारे पास 3D बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा शेप्स की रोटेशन को देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट किया। अगर यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा। क्लिक करें, ड्रैग करें एंड रिलीज़ करते हैं, आपका आर्टबोर्ड होगा क्रिएट। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड ओ प्रेस करेंगे देन भी आपके पास आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा। आर्टबोर्ड टूल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग जो शेप्स के ऊपर कमांड हासिल कर रहे हैं, तो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल लेंगे। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज़, साथ शिफ्ट प्रेस किया तो ये इक्वल वे में हमारे पास क्रिएट हो गया। अब करना क्या है, ये हमारे पास शेप है। शेप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद कॉपी, देन एडिट एंड पेस्ट इन फ्रंट, एंड इसको थोड़ा सा हम पकड़ के रोटेट कर देंगे बिल्कुल इसके सेंटर में। एंड पीछे वाली शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसको पकड़ेंगे एंड इसका कलर भी थोड़ा सा कर देंगे चेंज। दोबारा इस शेप को सिलेक्ट किया, एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे एंड एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट, एंड इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो गया, वो भी शेप्स की मदद से एंड शेप्स को रोटेट करने की मदद से। अगर हम लोग चाहें तो इसके ऊपर एक और शेप भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। ये 3 शेप्स की मदद से देखिए हमारे पास एक प्यारा सा पैटर्न क्रिएट हो गया है। क्या यूज़ किया है हमने, जस्ट शेप्स को। एंड आपने बहुत सी ऐसी इंस्टाग्राम की पोस्ट देखी होंगी जहाँ पे ऐसे पैटर्न यूज़ किए होंगे, बहुत सी फेसबुक की पोस्ट में ऐसे पैटर्न यूज़ किए होंगे, एंड आप इजीली ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इन चीज़ों के जो स्ट्रोक्स हैं वो ऑफ ही रहते हैं। रेक्टेंगल के साथ तो हमने बहुत प्ले किया एंड आई होप आप लोगों को रेक्टेंगल की समझ भी आ गई होगी, राउंड रेक्टेंगल की भी आ गई होगी। अब थोड़ा सा एलिप्स टूल के साथ प्ले करके देखते हैं। हमने शिफ्ट प्रेस किया एंड ड्रैग किया और यहाँ पे कर दिया रिलीज़, और यहाँ पे हमारा एलिप्स बन चुका है। अब हम इस एलिप्स के साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं, ये सारे इसके एंकर्स हैं। आप इन एंकर्स को डिफरेंट वेज़ में खींच के देखें क्या बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया एंड सिर्फ एक इसका कॉर्नर पकड़ा और पकड़ के ऊपर को कर दिया, और ये एलिप्स से डायरेक्ट बन गया एग। अब एग का कलर थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं एंड इसी एग की एक कॉपी निकाल लेते हैं। जब भी आप वर्क कर रहे हो तो साथ साथ उन चीज़ों की कॉपी ज़रूर निकाल लिया करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई फॉल्ट आ जाए तो फिर आप उस कॉपी को उठा के यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके साथ लेते हैं इरेज़र टूल। इरेज़र टूल यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड ई प्रेस करेंगे तभी आपके पास इरेज़र टूल आ जाएगी। इसको बड़ा या छोटा करना हो तो आप ब्रैकेट्स की मदद ले सकते हैं। अगर आप ये वाली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपकी इरेज़र हो जाएगी छोटी। अगर आप ये वाली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपकी इरेज़र होती जाएगी बड़ी। अब आपने छोटी करनी है तो ये वाली ब्रैकेट प्रेस करते जाएं, कीबोर्ड से बड़ी करनी है तो ये वाली ब्रैकेट प्रेस करते जाएं। आपके लिए ये बहुत ही इजी कीज़ हैं।
अब देखते हैं कि हम इरेज़र टूल को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ये है हमारे पास एक शेप जो हमने अभी अभी क्रिएट की है एलिप्स टूल के साथ। हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है। जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपने वर्क करना है सबसे पहले वो सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट होने का मतलब है ये साइड पे ब्लू कलर की बाउंड्रीज बनी हुई हैं। इरेज़र टूल लिया, इसको किया बड़ा एंड बड़ा करके यहाँ पे मैंने रख के एक मरतबा क्लिक कर दिया और इसने इसका इतना पार्ट कर दिया माइन। अगेन हम लोग लेंगे इरेज़र टूल। इरेज़र टूल लेने के बाद हम लोग जो हमारी आइटम सिलेक्टेड है इसमें से कुछ पार्ट्स इसके अलग करेंगे। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं ये अलग हो चुके हैं और अनग्रुप हो चुके हैं। जिस जिस जगह इरेज़र यूज़ कीगी तो इसने सारी शेप्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप इन पार्ट्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लाइट करना है, डार्क करना है। एंड अगेन इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपकी ये सारी शेप हो जाएगी ग्रुप। इस तरह आज ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये सारा एक पार्ट ही बन जाएगा। इस तरह से आप इरेज़र टूल को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी 10 मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग एक दो पैनल सीखने वाले हैं। अभी तक हमने जस्ट टूल सीखे हैं और अब हम सीखने जा रहे हैं पैनल। ये जो मेरे पास एग था और इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था तो इसको मैंने दोबारा से अनग्रुप कर दिया है। राइट क्लिक करेंगे तब भी अनग्रुप हो जाएगा। एंड आपने करना क्या है, राइट साइड पे आपके यहाँ पे होता है लेयर्स का पैनल। अगर आपको यहाँ पे कोई पैनल ना मिले तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आपने विंडोज़ के मेन्यू में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपके यहाँ पे जो वाला पैनल ना हो उस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला पैनल आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे देखें मेरे पास लेयर्स का पैनल मौजूद नहीं है। मैं दोबारा विंडोज़ के मेन्यू में गई हूँ और यहाँ पे जाके लेयर्स पे क्लिक किया है, मेरे पास दोबारा यहाँ पे लेयर्स का पैनल आ गया है। आपके पास जो वाला पैनल ना हो आप विंडोज़ के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाके उस पैनल पे क्लिक करेंगे, आपके पास वो वाला पैनल आ जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पैनल ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे पैनल्स नीचे से मज़ीद शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, सिंपल लेयर पैनल हम लोग समझने लगे हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से और अपनी आसानी के साथ जहाँ पे चाहें वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले बचपन में हम लोग अगर पेज के ऊपर कोई पिक्चर वगैरह बनाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग किसी इंसान की तस्वीर बनाते थे तो सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर क्रिएट करते थे। नाक भी बनाते थे, आँखें भी, आईब्रोज भी, और अगर कोई चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती तो रेज़ करते वक्त एक चीज़ रेज़ करते थे साथ दूसरी भी रेज़ हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे लेयर्स का पैनल है, हर एक चीज़ डिफरेंट लेयर पे बनेगी। अगर आपकी नाक डिफरेंट पेज पे बनती, आंखें डिफरेंट पेज पे बनती, तो अगर आप नाक को दोबारा ठीक करने लगते तो डिफरेंट पेज पे होती तो उसको रेज़ करते तो आपकी जो आइज़ थी वो साथ ख़राब नहीं होनी थी। ये वाला तरीक़ाकार लेयर्स वाले पैनल में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली डिफरेंट लेयर है, ये डिफरेंट लेयर है, ये जो स्टार है ये डिफरेंट लेयर पे पड़ा है, ये डिफरेंट लेयर पे पड़ी है शेप, ये डिफरेंट लेयर पे पड़ी है। अब कंट्रोल जी से सारी चीज़ें दोबारा वापस रखेंगे। अगर मैं इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप करती हूँ तो ये देखें ये हमारे पास ग्रुप हो गया, उसने बता दिया ये ग्रुप हो गया। और अगर कंट्रोल जी करते हैं तो अनग्रुप दोबारा से हो जाएगा। मैं नीचे एक तरफ इसको करती हूँ तो ये देखें हमारे पास सारे की सारे। यहाँ से आप किसी भी लेयर को हाइड कर सकते हैं। अगर कोई अनवांटेड चीज़ है जिसको आप डिलीट भी नहीं करना चाहते लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके कैनवस के ऊपर नज़र भी ना आए, आप सिंपल आई का बटन ऑफ़ कर देंगे, आपकी लेयर ऑफ़ हो जाएगी, वो वाली चीज़ शो नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये वाली आई है, अगर
जिस जिस लेयर की मैं आई ऑफ करती जा रही हूँ वो वाली लेयर कैनवस से, आर्टबोर्ड से गायब होती जा रही है। ये देखें जी, अब सारी की सारी लेयर्स हो गई हैं गायब। अगर दोबारा आप इन चीज़ों को अपने कैनवस पे लाना चाहते हैं तो यहाँ से आई दोबारा ऑन कर लें, सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं वापस। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक चीज़ के ऊपर कोई वर्क करते हैं तो साथ दूसरी चीज़ जो है वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपने करना क्या है, उस चीज़ को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए एंड इस जगह पे आके क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी लॉक। आप किसी भी लेयर को लॉक कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस सारे को मैं कंट्रोल जी से ग्रुप करती हूँ और इस ग्रुप को यहाँ से लॉक कर देती हूँ, अब जो मर्ज़ी हो जाए ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बाकी कैनवस के ऊपर जितना मर्ज़ी वर्क करते जाएं, ये शो हो रहा है लेकिन इसके ऊपर आप वर्क नहीं कर सकते जब तक इसको अनलॉक नहीं कर लेंगे। यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ग्रुप है ये अनलॉक हो जाएगा। एज इट इज़ ये पोल्का डॉट्स हैं तो इसको भी यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की भी है। चीज़ को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल एंड 2 प्रेस करें, वो चीज़ लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको की याद नहीं होती तो सिंपल ये वाली जो प्लेस है यहाँ पे आके एक मरतबा क्लिक कर दें तो आपकी वो चीज़ हो जाएगी लॉक और उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं होगा। आपकी जो लेयर सिलेक्ट होगी उसके साथ देखें ये ब्लू कलर का आइकॉन शो हो रहा है और ये वाला जो सर्कल है ये भी थोड़ा सा बड़ा शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पोल्का डॉट्स को सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें इस ग्रुप के साथ यहाँ पे ये सर्कल भी बड़ा हो गया है और यहाँ पे क्या कहते हैं ये ब्लू कलर का निशान भी शो हो रहा है। ग्रुप अगर किसी चीज़ का ग्रुप है ये साथ आपको एक छोटा सा आइकॉन शो हो रहा होगा। इस आइकन का मतलब है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। ये जितने भी पोल्का डॉट्स हैं सारी की सारी यहाँ पे शो हो गई हैं। अगर आप इसको दोबारा हाइड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें तो ये दोबारा से हाइड हो जाएंगी। एडोब इलस्ट्रेटर में से हम लोग किस तरह अपनी फाइल्स को, अपने डिज़ाइन को, अपने एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे एंड एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से पे वो आपसे पूछ रहा है आप कौन से फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। एडोब इलस्ट्रेटर क्रैश कोर्स जो है इसको पीएनजी में करना चाह रहे हैं या जेपीईजी में। सबसे पहले मैं आपको पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके दिखाती हूँ। यूज़ आर्टबोर्ड पे लाजमी क्लिक कर लीजिएगा वरना जो आर्टबोर्ड से बाहर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी साथ आपके एक्सपोर्ट होके आ जाएंगी। रेंज है तो मैं आर्टबोर्ड नंबर 1 करना चाह रही हूँ, यहाँ पे 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी, ओके कर देंगे तो हमारे पास ये देखें जो हमने शेप्स बनाई थी वो पीएनजी फॉर्मेट में। पीएनजी फॉर्मेट वो होता है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता एंड जेपीईजी फॉर्मेट वो होता है जिसका बैकग्राउंड होता है। एक्सपोर्ट अगेन करेंगे, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे, यूज़ आर्टबोर्ड रेंज एंड 1 एंड यहाँ पे पीएनजी के बजाय हम लोग जेपीईजी फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। और अब देखें हमारे पास जो ये एक जेपीईजी में है और एक पीएनजी में है। जो पीएनजी में है वो विदाउट बैकग्राउंड है और जो जेपीईजी में है वो बैकग्राउंड के साथ है। अगर आप सेकंड आर्टबोर्ड अपना एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप फाइल पे जाएंगे, सेव एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट एज एंड यहाँ पे यूज़ आर्टबोर्ड करने के बाद रेंज में यहाँ पे आल नहीं करेंगे। अगर आल करेंगे तो सारे के सारे आर्टबोर्ड जो हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। रेंज पे जाएंगे एंड यहाँ पे 2 लिखें, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें एंड ओके कर दें। और रेजोल्यूशन आपकी जो है 300 ppi ही होनी चाहिए और क्वालिटी मैक्सिमम जितनी भी हो। कलर मोड आपका RGB ही रहना चाहिए, ओके कर दें। एंड ये देखें आर्टबोर्ड नंबर 2 पे जो हमारा डिज़ाइन पड़ा था, एलिमेंट पड़ा था वो एक्सपोर्ट होके हमारे पास जेपीईजी फॉर्मेट में आ गया है। अब आर्टबोर्ड नंबर 2 पे जो हमारा डिज़ाइन पड़ा है इसको पीएनजी में करके देखते हैं। एक्सपोर्ट एज
और JPEG के बजाय हमने इसको कर दिया PNG। PNG यूज़ आर्टबोर्ड रेंज टू एक्सपोर्ट। ओके, ये देखिए वही डिज़ाइन है सेम, ये हमारा PNG में आ गया है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ये हमारा JPEG में है और इसका बैकग्राउंड है। अपना डिज़ाइन एक्सपोर्ट करते वक्त, अपने एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करते वक्त आपको जो एक इश्यूज फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि आपको मे भी पता ना चले कि कौन सा आर्टबोर्ड किस नाम से यहाँ पे सेव है। अब ये जानने के लिए कि हमारे पास समटाइम्स ज़्यादा आर्टबोर्ड भी यूज़ होते हैं जैसे, तो तब आपको ये पता नहीं चलेगा। अब तो हमारे पास सिर्फ 3 आर्टबोर्ड हैं, हमें पता चल गया ये फर्स्ट आर्टबोर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर आपके पास ज़्यादा आर्टबोर्ड हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा आर्टबोर्ड हमने एक्सपोर्ट करना है और किस तरह से करें, तो सबसे पहले आपने आर्टबोर्ड का टूल ले लेना है। आर्टबोर्ड का टूल जैसे ही लेंगे, ये यहाँ पे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसने बता दिया ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है, ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है एंड दिस इज़ आर्टबोर्ड नंबर 2, ये है आर्टबोर्ड नंबर 3। इस तरह से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका डिज़ाइन किस आर्टबोर्ड पे पड़ा है एंड आपने किस आर्टबोर्ड को करना है एक्सपोर्ट। थर्ड आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करके देखते हैं। ये हमारे पास थर्ड आर्टबोर्ड है, फाइल एक्सपोर्ट एज एंड यूज आर्टबोर्ड रेंज, एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने PNG फॉर्मेट रखा था तो इसने यहाँ पे बता दिया है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपके बैकग्राउंड नहीं आ रहा, ये आपकी जो फाइल एक्सपोर्ट होने जा रही है ये PNG फॉर्मेट में है। इसके अलावा उसने आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन भी बता दिया है। अगर आपके PC की या लैपटॉप की रैम थोड़ी है तो आप 300 ppi नहीं करेंगे, आप 72 ppi कर ले, 150 ppi कर ले, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की रैम ज़्यादा है, इसमें SSD भी लगी हुई है और साथ में ग्राफिक कार्ड भी है, तो मैं 300 ppi भी कर लूँ तो कोई इशू नहीं बनता। अगर आपके कंप्यूटर की रैम थोड़ी है और आप 300 ppi करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। ओके कर देंगे तो हमारे पास ये डिज़ाइन PNG फॉर्मेट में हमारे पास एक्सपोर्ट होके आ जाएगा। आप इस डिज़ाइन को यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं एज यू वांट्स। आई होप कि आप लोगों को एडोब इलस्ट्रेटर के बेसिक टूल्स की समझ लगी होगी। इसके अलावा लेयर्स पैनल भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और चीज़ों का एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो हमने आज पढ़े हैं, साथ में शेप्स एंड आर्टबोर्ड टूल यूज़ करते हुए, फिल एंड स्ट्रोक यूज़ करते हुए या लेयर का पैनल यूज़ करते हुए कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो से वाकई में कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, और इनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं और एक टूल को समझाया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियोज़ में जो टूल्स हमारे रह गए हैं हम उनको कवर करेंगे। साथ में हमारे पैनल्स हैं, जैसे स्ट्रोक का पैनल है, इसके अलावा पाथ फाइंडर है, ऐसे बहुत सारे पैनल है, प्रॉपर्टी पैनल है, हमारा टेक्स्ट भी रहता है। इन चीज़ों को हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे और साथ में डिटेल में इनको समझेंगे किस तरह इनका यूज़ करना है, किस तरह बेटर वे में इनको यूज़ किया जा सकता है। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप लोगों ने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा है और उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है, उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के बाकी सारे टूल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।